हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दैनिक पोर्टल। फ्रेंड्स, आज का जो मैंने वीडियो बनाया है ये उन साथियों के लिए है जो आईबीपीएस पीओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बैंक में पीओ बनना चाहते हैं और जो अभी अभी आईबीपीएस पीओ की जो वैकेंसी आई है, नया जो नोटिफिकेशन आया है, उसके बारे में भी मैं कुछ जानकारी यहाँ आपको बताने वाला हूँ। तो खासकर ये वीडियो उन लोगों के लिए है कि क्या उन्हें बैंक पीओ बनना चाहिए। आज जो मैं वीडियो में टॉपिक्स कवर करने वाला हूं, सबसे पहले तो ये कि क्यों इतनी कम वैकेंसीज आई है 1167। हो सकता है आपको इसका जवाब मालूम हो, वैसे मेरा मेन फोकस दूसरे सब्जेक्ट पे है। इसके अलावा आईबीपीएस बैंक पीओ का मैंने थोड़ा सा सैलरी के बारे में भी बताया है, ज्यादा इस पे मैंने ज्यादा टॉपिक कवर नहीं करा है, डिटेल्ड सैलरी के लिए अलग से वीडियो है ऑलरेडी। मेन चीज ये है कि बैंक पीओ के लिए क्या अलग अलग चैलेंजेस हैं जो वो फेस कर रहे हैं और क्या चैलेंजेस आगे आने वाले हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स या फिर जो गवर्नमेंट का स्टेक है, शेयर होल्डिंग है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, उसका रिडक्शन। प्राइवेटाइजेशन मतलब पूरा बेच के निकल जाना और रिडक्शन में कुछ परसेंट तक हिस्सेदारी रखना, बाकी बेच देना। तो फ्रेंड्स, आज इन तीन चीजों के बारे में आपको मैं बहुत अच्छे से बताने वाला हूं। आप सभी को पता होगा आईबीपीएस पीओ का आपने नोटिफिकेशन देख लिया होगा, 2021-22 के लिए वैकेंसीज डिक्लेयर हो गई है, जिसका एग्जाम अक्टूबर-नवंबर 2020 में है। आपने इसके सैलरी के सारे वीडियोस वगैरह हो सकते हैं देख लिए होंगे, सारी जानकारी आपने ले ली होगी। मेरा फोकस आज कुछ और है कि आपको क्या ये जॉब करनी चाहिए, इसका जवाब मैं आपको देना चाहता हूं। आपने देखा होगा कि टोटल 1167 वैकेंसीज आई है और सिर्फ 3 ही बैंक है जिन्होंने वैकेंसीज रिपोर्ट करी है। बाकी 3 ने तो वैकेंसी जीरो मांगी है, जीरो रिपोर्ट करी है, और बाकी की 5 बैंकों ने तो वैकेंसीज रिपोर्ट ही नहीं करी है। फ्रेंड्स, एक छोटा सा मैं आपको समरी ये बता दूं कि आज के तारीख में जो टोटल सरकारी बैंक है वो 12 रह गए हैं, जिसमें से एक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो ऑलरेडी जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसोसिएट्स मर्ज कर दिए गए हैं। इसके अलावा दूसरे पब्लिक सेक्टर बैंक है 5, जिनके अंदर ऑलरेडी कुछ बैंक मर्ज कर दिए गए हैं, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा है, पंजाब नेशनल बैंक है, कैनरा बैंक है, इंडियन बैंक है और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। ये 5 ऐसे बैंक है जिसमें ऑलरेडी दूसरे छोटे पब्लिक सेक्टर बैंक मर्ज कर दिए गए हैं। उसकी जानकारी यहाँ पे लिखी हुई है, आप इसको रीड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस मर्जर प्रोसेस में 6 बैंक ऐसे भी थे जिनको किसी के साथ मर्ज नहीं किया गया। ये रीजनल लोकेशन के बैंक थे, साइज में हो सकता है छोटे बैंक हो, इस हिसाब से गवर्नमेंट ने इनको मर्ज नहीं करा। गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि इनकी जो प्रेजेंस है वो रीजनल लेवल पे ज्यादा है, एक नेशनल लेवल पे कम है, इस वजह से इन बैंक्स को मर्ज नहीं किया गया, इन्हें सेपरेट रखा गया। अब आप देखेंगे तो सिर्फ इन्हीं 3 बैंकों ने वैकेंसी रिपोर्ट करी है जिनका मर्ज नहीं हुआ है, जिसमें से बैंक ऑफ इंडिया सबसे ज्यादा 734। बैंक ऑफ इंडिया बहुत बड़ा बैंक है ऑल ओवर इंडिया लेवल पे, सबसे ज्यादा वैकेंसीज इन्होंने ही रिपोर्ट करी है। तो सिर्फ ये 3 बैंक है। तो फ्रेंड्स, रीजन साफ है, हुआ बैंक को मर्ज करने के बाद में ब्रांच का रेशनलाइजेशन हुआ। रेशनलाइजेशन में जिस लोकेशन पर ऑलरेडी 2-2, 3-3 बैंक काम कर रहे थे, जैसे जहां पे विजया बैंक भी है, देना बैंक भी है और बैंक ऑफ बड़ौदा भी है जिस जगह पर, तो ब्रांच रेशनलाइजेशन में 2 ब्रांचेस को बंद कर दिया गया और सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा की या फिर कोई भी जो एक बड़ी ब्रांच थी जहां पे सभी ब्रांचेस का स्टाफ अकोमोडेट किया जा सके, जहां से अच्छे से काम किया जा सके, जिसकी लोकेशन अच्छी हो, सिर्फ कुछ उन्हीं ब्रांचेस को रखा गया, बाकी ब्रांच को बंद किया गया। काफी ब्रांचेस बंद की गई है जो बैंक मर्ज किए गए हैं, एक कर दी गई है ब्रांचेस को। तो इनके पास तो स्टाफ अभी है, इनके पास में ब्रांचेस काफी ज्यादा ऑलरेडी है, इनको अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो पहला रीजन यही है कि जो बैंकों का मर्जर हुआ अलग अलग का, इसकी वजह से वैकेंसीज आईबीपीएस में कम आई। इसके अलावा कोविड-19 चल रहा है, ब्रांच एक्सपेंशन अभी हो नहीं रहा है, ज्यादा ब्रांचेस अभी नई ब्रांचेस खोल नहीं पा रहे हैं। तो कई अलग अलग रीजन की वजह से इस बार आईबीपीएस में वैकेंसी कम आई। वैकेंसी सिर्फ उन्हीं ने रिपोर्ट किया जिनका मर्जर नहीं हुआ है। तो ये वो 3 बैंक थे जिन्होंने मर्ज करे। अब बात करते हैं कि ये इतनी वैकेंसीज गिरती जा रही है, तो पिछले कुछ सालों का वैकेंसी का ट्रेंड देखते हैं। वैकेंसीज का आप देखेंगे पिछले 7 सालों में तो एक डाउनवर्ड ट्रेंड है। कहां शुरुआत हुई थी 21,680 वैकेंसीज ऑल ओवर इंडिया से, रह गई है 1167 पे, मतलब बहुत ही कम वैकेंसीज रह गई है ऑल ओवर इंडिया अगर आप देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इसका क्या कारण है कि धीरे धीरे वैकेंसीज गिरते जाए। मर्जर तो अभी इन 2 सालों में आया है, लेकिन इसके अलावा भी आप देखेंगे तो ट्रेंड डाउनवर्ड है। 21,000 से 16,000, फिर 12,000, फिर 8,000, फिर 4,000। तो
इसके लिए कारण ये है कि आईबीपीएस पीओ जो एक जॉब है, उसको पहले मैं कुछ एक अच्छी चीज जो है, जो ताकि आपको अगर वो ज्वाइन करना ही चाहते हैं तो आपको ये चीज अच्छी लगेगी। एक छोटा सा एक मैं बता देता हूं कि अगर आप आईबीपीएस पीओ बनेंगे तो अभी जो ग्रॉस सैलरी है जुलाई 2020 के हिसाब से 10th बाइपर्टाइट सेटलमेंट के हिसाब से अभी अराउंड 48,000 ग्रॉस सैलरी है। इसके अलावा 5,000 के अराउंड आपको पर्क्स हैं जो बैंक टू बैंक वेरी करते हैं, जैसे किसी में न्यूज़पेपर अलाउंस, किसी में मोबाइल अलाउंस, पेट्रोल अलाउंस, अलग अलग है। इन सब चीजों के डिटेल वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ है, आप चाहें तो वहां देख सकते हैं। वहां लीज अकोमोडेशन और पर्क्स के बारे में भी बताया हुआ है। इसके अलावा जो लीज अकोमोडेशन बैंक्स को मिलती है, इसकी भी एक लिमिट है 6,000 से 30,000 के बीच में। बैंक टू बैंक डिपेंड करता है और प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे भी डिपेंड करता है। ये सब 10th बाइपर्टाइट सेटलमेंट के हिसाब से है। 11th बाइपर्टाइट सेटलमेंट जो भी एमओयू साइन हो चुका है, फाइनल बाइपर्टाइट अक्टूबर 2020 तक हो जाएगा। अगर मिनिमम 15% भी इंक्रीज मान के चले ग्रॉस सैलरी के ऊपर, साथ में कुछ पर्क्स के अंदर रिवीजन जो बैंक के डिस्क्रिप्शन के ऊपर है, पर्क्स को रिवाइज करते हैं कि नहीं करते। वैसे प्रैक्टिस यही रही है हर बीपीएस में, सैलरी रिवाइज होने के बाद में जो पर्क्स हैं वो भी बैंक रिवाइज करते हैं। तो अपन ये मान के चले कि आज आईबीपीएस पीओ की ग्रॉस सैलरी है 55,000 56,000 के आसपास एक ग्रॉस सैलरी मिलेगी आपको। 6 से 7,000 के आपको अलग अलग पर्क्स मिल सकते हैं। इसके अलावा आपको लीज अकोमोडेशन मिल सकती है। अब अगर आपको डिटेल में इन चीजों के बारे में जानना है तो इस तरह का एक वीडियो आपको दैनिक पोर्टल चैनल पे मिल जाएगा। और उस वाले वीडियो में आप देखेंगे तो सैलरी पुराने डीए के हिसाब से है। जो लेटेस्ट सैलरी अगस्त 2020 की जो सैलरी है, वो ये सैलरी स्लिप आपके सामने है। आप इसको ग्रॉस सैलरी को देख सकते हैं, क्योंकि उस वीडियो में उस टाइम की डीए के हिसाब से है। यहाँ डीएनएस अलाउंस 76.1 नहीं है, ये 77.5% है फ्रेंड्स। तो अब बात करते हैं मेन चीज के बारे में, जिसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है कि क्या आपको बैंक पीओ बनना चाहिए। फ्रेंड्स, आपने देखा कि बैंक पीओ में एक अच्छी सैलरी आपको मिल सकती है, एक डिसेंट सैलरी है 50 से 60,000 के बीच में, लेकिन यहाँ पे वर्क प्रेशर बहुत ही ज्यादा है। आपके पास में इतने मिसलेनियस तरह के वर्क रहेंगे, अलग अलग तरह के काम रहेंगे कि आपको वर्क प्रेशर से आपको टेंशन होने लगेगी। डे टू डे वर्क तो है ही, इसके अलावा पब्लिक डीलिंग है, लोक अदालत है, अलग अलग तरह के लोन मेले हैं, अलग अलग तरह की मीटिंग्स है, तरह तरह की ऑडिट्स है, बैंक की इंटरनल ऑडिट, आरबीआई की ऑडिट, सीएजी की ऑडिट, मतलब इतने मिसलेनियस काइंड ऑफ वर्क हैं आपके पास में कि आप कुछ हद तक तो इंटरेस्ट लेंगे सीखने में, फिर धीरे धीरे आपको बर्डन लगने लगेगी। अगर आप फ्रेशर हैं, आप पहली बार कोई जॉब करेंगे, तो हो सकता है कुछ समय तक आप इस इंटरेस्ट को बरकरार कर रख सकें। इसके अलावा क्रॉस सेलिंग, जो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स जो बैंक वालों को बेचना पड़ता है मजबूरी में, इंश्योरेंस भी बेचो, म्यूचुअल फंड्स भी बेचो, अलग अलग तरह के टारगेट्स देने लग गए हैं। इवन आपको सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, इन तरह के लोन अकाउंट के भी टारगेट्स बैंक वालों को आजकल मिलने लगे हैं। जो टारगेट्स पब्लिक, जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में दिए जाते थे, वैसे टारगेट्स आजकल पब्लिक सेक्टर बैंक्स को भी काफी समय से मिल रहे हैं। लोन अकाउंट खोलो, सेविंग्स अकाउंट खोलो, इतने महीने में इतने खाते खोलो, इसके अलावा इतने म्यूचुअल फंड्स बेचो, बैंक इंश्योरेंस बेचो, कई तरह के टारगेट्स रहेंगे। अगर वो टारगेट्स पूरे नहीं होंगे तो आपको डांट खानी पड़ेगी। ये आपके लिए एक टेंशन बना हुआ रहेगा। ज्यादातर यही एक्सपीरियंस रहा है लोगों का। हो सकता है आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग अच्छी हो, आपके स्टाफ, आपके जो सीनियर्स हैं वो आपको अच्छे मिल जाए, लकीली एक्सेप्शन है, लेकिन ज्यादातर लोगों का एक्सपीरियंस यही है। एक कुछ समय के लिए हल्का सा जॉब अच्छा लगता है, उसके बाद में ये सारी चीजें बाहर निकल के आने लगती हैं। प्रमोशंस बहुत फास्ट है, आप बहुत जल्दी 3-3 साल में प्रमोट हो जाएंगे, लेकिन उतने ही रेगुलर फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स हैं। आपको हर 3-3 4-4 साल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप असिस्टेंट मैनेजर से ज्वाइन करेंगे स्केल 1 से, प्रमोशन होते होते आप आराम से स्केल 6 स्केल 7 तक जा सकते हैं, जिनकी जो एक्सपेक्टेशंस है, जिनके आगे प्रमोशन लेने की। लेकिन ट्रांसफर भी बहुत फ्रीक्वेंट है। आप तैयार रहिए कि आप एक जगह बैठ नहीं पाएंगे, आपके लाइफ टाइम ट्रांसफर्स अलग से अलग चलते रहेंगे। कभी आपको ब्रांच मिल सकती है, कभी आपको हेड ऑफिस, कभी रीजनल ऑफिस, कभी जोनल ऑफिस, अलग अलग तरह की ब्रांचेस मिल सकती हैं। इसके अलावा पिछले कई सालों से देखा गया एक अनहेल्दी वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुका है बैंकिंग के अंदर। बैंक जॉब्स इतनी ल्यूक्रेटिव नहीं रही, टारगेट्स की वजह से, वर्क प्रेशर की वजह से। उसके अलावा जो सीनियर्स का एटीट्यूड रहता है, जो टॉप मैनेजमेंट है, उनका भी एक प्रेशर क्रिएट करने का काम रहता है। तो
इसके अलावा रीजनल ऑफिस से, आपको हेड ऑफिस से प्रेशर आता रहता है, तो एक अनहेल्दी वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है जो ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं आता है। इसके अलावा आपकी खुद की सोशल लाइफ बिल्कुल खत्म हो जाएगी, फैमिली लाइफ धीरे धीरे कम होती जाएगी जैसे जैसे आप उस काम में जुड़ते जाएंगे। साथ ही अगर आपको छुट्टी लेनी होगी तो जो आपकी कैजुअल लीव्स हैं, जो आपका अधिकार है, राइट है आपका लेने का, उसको अवेल करने में भी आपको दिक्कत होगी। इतनी इजीली आपको छुट्टी सैंक्शन नहीं होगी, ब्रांच पे डिपेंड करता है। अगर आपकी बहुत कोई छोटी ब्रांच है, रूरल ब्रांच है, दूर है, जहां पे इतना वर्कलोड नहीं है एज कंपेयर टू कोई अर्बन ब्रांच है, तो हो सकता है आपको छुट्टी सैंक्शन हो जाए। लेकिन रूरल में भी अलग प्रॉब्लम है कि वहां पे स्टाफ की शॉर्टेज रहती है, 3 से 4 लोगों की ब्रांच रहती है, 2 लोगों की ब्रांच रहती है, तो वहां पे भी छुट्टी मिलने की प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा जो रेगुलर जो पब्लिक हॉलीडेज हैं वो भी अभी फुल 5 डे वीक बैंकिंग में नहीं है। सेकंड और फोर्थ जो सैटरडे है प्लस ऑल संडे, यही आपकी छुट्टियां हैं। फुल 5 डे वीक मिलने के इस बार 11th बीपीएस में कुछ चांसेस हैं, अभी उसका इंतजार करना पड़ेगा, तो अभी इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। तो फ्रेंड्स, ये कुछ चैलेंजेस हैं जो अभी बैंक पीओ फेस कर रहे हैं। अब मैं बात करने जाता हूं तो ये क्लियर है कि आराम की नौकरी बैंक पीओ की नहीं है। अब बात होती है आगे की कि आगे कौन से चैलेंजेस आने वाले हैं, क्योंकि आपको अभी पता होना चाहिए कि बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही है, गवर्नमेंट अपना स्टेक रिड्यूस करना चाहती है, तो इनके बारे में आप अभी जानकारी ले लीजिए, क्योंकि आपके आने वाला पूरा 30 से 35 साल आपकी, अगर आप एक जॉब ज्वाइन कर लेंगे फिर बाद में इतना इजिली स्विच नहीं कर पाएंगे। तो इन चीजों के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में अभी जान लीजिए कि प्राइवेटाइजेशन और रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट स्टेक के बारे में अभी फिलहाल क्या न्यूज है। फ्रेंड्स, प्राइवेटाइजेशन के ऊपर 2 तरह की न्यूज है। एक न्यूज तो ये है कि गवर्नमेंट 3 ऐसे बैंक सेलेक्ट करे हैं जिनको प्राइवेटाइज कर सकती है, जिनमें पंजाब सिंध बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। तो अगर आप वैकेंसी इनके अंदर, जैसे पंजाब सिंध में वैकेंसी मांगी है, इन्होंने वैकेंसी इस बार डिक्लेयर करी है, तो इस बैंक कि आप फिल करने से पहले सोच लीजिएगा कि इसकी अभी से न्यूज आ रही है प्राइवेटाइज करने की। वहीं एक दूसरी भी न्यूज है, दूसरी न्यूज जो ये है कि जो मर्जर प्रोसेस था उसमें जो भी बैंक छोड़ दिए गए थे, 6 के 6 बैंक जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, उन सभी 6 बैंकों को भी प्राइवेटाइज किया जा सकता है। दोनों तरह की न्यूज है, कोई न्यूज अभी कोई कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन मीडिया में न्यूज है, तो डिस्कशंस ये जरूर हुए हैं, ये बात चल रही है, क्योंकि आगे और भी चीजें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो प्राइवेटाइजेशन की 2 तरह की न्यूज है फ्रेंड्स, ये बैंक या तो 6 बैंक या फिर जो मतलब मर्जर में छोड़ दिए गए हैं, या फिर ये 3 बैंक। इन तीनों बैंकों का तो अभी लेटेस्ट ही न्यूज आई है कि इन 3 बैंकों का मर्जर हो सकता है। इसके अलावा एक और न्यूज है कि आरबीआई ने रिकमेंड किया है कि गवर्नमेंट प्राइवेटाइज जो दूसरे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, जो स्टार्टिंग में जो मैंने आपको 6 बैंक बताए इस एसबीआई को मिला के, जो जिनका मर्जर भी किया गया था, उनके अंदर धीरे धीरे गवर्नमेंट अपना जो शेयर होल्डिंग है वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग से धीरे धीरे रिड्यूस करते हुए 51% पर लेके आ जाए। इससे क्या होगा कि 51% गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग की वजह से ये बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक्स तो कहलाएंगे और गवर्नमेंट को पैसा भी मिल जाएगा स्टेक सेल करके। ये वो 6 बैंक है जो अभी न्यूज में है, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, केनरा बैंक और बैंक ऑफ इंडिया भी है। इनके ये अभी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि गवर्नमेंट की अभी इनके अंदर कितने % की शेयर होल्डिंग है। प्रपोजल ये है कि इसको धीरे धीरे, जैसे पीएनबी में 85% की शेयर होल्डिंग है, तो उसको धीरे धीरे रिड्यूस करके 51% पे लाना है। ये ऐसा आरबीआई का प्रपोजल है, इस तरह की न्यूज आई है। ऐसा करने से गवर्नमेंट को कुल मिला के 43,000 करोड़ मिलेंगे। तो ये भी एक फेज्ड मैनर में होगा, 1 से 1.5 साल या 2 साल लग सकते हैं इस काम में। तो फ्रेंड्स, ये 2 चीजें हैं जो अभी बिल्कुल हॉट टॉपिक बने हुए हैं। आपको इसके बारे में अभी से पता होना चाहिए ताकि आप डिसीजन ले सकें कि क्या मुझे बैंक पीओ की जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्या मुझे जॉब करनी चाहिए। आपको ये मीडिया से जो भी न्यूज है, आपको ऑनलाइन बहुत आपने पढ़ ली होंगे, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स, हर तरह की आपको पेपर कटिंग्स आपने ऑनलाइन सब देखे होंगे। कहा हुआ है कि प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी भी आने वाली है, खुद फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा हुआ है। तो इसमें क्या होने वाला है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन हाँ इतना तय है कि कुछ ना कुछ जरूर होने वाला है, क्योंकि अगर ये चीजें मीडिया में बाहर आई है तो जरूर इन चीजों के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है।
हो सकता है पेपर पे कुछ ना हो, गवर्नमेंट रिकॉर्ड पे भी कुछ ना आया हो, सिर्फ मीटिंग्स में डिस्कशन हुआ हो, लेकिन ये चीजें अगर अभी से डिस्कशन में आ गई है तो धीरे धीरे ये चीजें इंप्लीमेंट भी होगी। डायरेक्शन तो यही दिख रही है। इसके अलावा जैसे ये न्यूज आई उसके बाद में काफी आरटीआई भी लगाई गई कि भाई इन जो न्यूज हैं, जो इनकी क्या ऑथेंटिसिटी है, क्या ये न्यूज सही है। कई बैंक साथियों ने नीति आयोग में, बैंक बोर्ड ब्यूरो में आरटीआई लगाई और उनसे उनको क्या जवाब मिले, वो जवाब भी मैं आपको बता देता हूं कि नीति आयोग ने यही कहा है कि भाई इस तरह का जो डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी है, हमने अभी तक किसी पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए कोई ऐसा कैबिनेट को रिकमेंडेशन नहीं किया है, हमने ऐसा कोई प्रपोजल अभी हमारे कंसिडरेशन में नहीं है जिससे हम इन बैंकों को प्राइवेटाइज कर सकें। फ्रेंड्स, इस तरह का आरटीआई रिप्लाई आना एक्सपेक्टेड है कि जैसे मैंने कहा कि अभी कोई प्रपोजल, कोई कंफर्मेशन नहीं हुआ है कि कोई गवर्नमेंट का अप्रूवल या कोई प्रपोजल ऑफिशियली रिकॉर्ड पे नहीं गया है, ये सिर्फ कुछ मीटिंग्स के डिस्कशंस है कि इस तरह का रिकमेंडेशन हुआ है। तो जब तक कुछ रिकॉर्ड पे नहीं है तो वो इंफॉर्मेशन भी नहीं है, इसलिए इस तरह के रिप्लाई आना एक्सपेक्टेड है। ऐसे ही आप देखेंगे कि जो बैंक बोर्ड ब्यूरो है उन्होंने भी इसी तरह का जवाब दिया है कि ऐसा कोई रिकमेंडेशन बैंक बोर्ड ब्यूरो ने नहीं दिया है। बैंक बोर्ड ब्यूरो तो पिक्चर में अभी आया भी नहीं है, नीति आयोग की ही न्यूज ये थी कि नीति आयोग ने रिकमेंड किया है। तो फ्रेंड्स, आपको आज की तारीख में जो बैंक पीओ है उसकी सिचुएशन पता लग गई है, क्या सैलरी है, क्या पैसे मिलते हैं, किस तरह की जॉब है और फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या चैलेंजेस आगे आने वाले हैं जिसमें एक प्राइवेटाइजेशन सबसे ज्यादा सामने खड़ा है। साथ ही जो दूसरे पब्लिक सेक्टर बैंक है उनके अंदर भी गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग धीरे धीरे 51% पे करने का गवर्नमेंट का प्रपोजल हो सकता है, या ऐसा चल रहा हो। तो फ्रेंड्स, यही थे आज की वीडियो के लिए जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इसे शेयर करना। थैंक